बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको डीएनए के स्टूडियो से खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलीम बुखारी साहब, जनाब पीजे मीर साहब और जनाब जावेद इकबाल साहब। क्या स्टोरीज़ हैं हमारे पास जावेद आज? आज मेरा ख्याल है हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की, जी जो पीजे पाकिस्तान के अजीम सरमाया थे। जी पीजे उसके बाद देखें जी, आज ये जो फेल हो गई हैं टॉक्स अफगानिस्तान में दोहा में, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक ने हकीकत खोल के रख दी है जी कि हुकूमत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसका नेट शेल क्या है। ये तो फिर ये एक्सपोज कर दिया उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने जो दावे किए थे इन्होंने कि 4.9 हमारा इस वक्त रेट है, हम 5 को टारगेट कर रहे हैं, वो उन्होंने बताया तो अभी 3.9 से ऊपर नहीं गए। अच्छा सर, आज की जो जैसा कहा जा रहा है यहाँ पे जो अहम स्टोरी है वही है कि नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं पीजे और जावेद और बुखारी साहब, तो फ़ौरी तौर पर हमारे जहन में एक बात आती है कि एक ऐसा शख्स है डॉक्टर कदीर ख़ान, जिसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज अगर हम आराम से सोते हैं, ठीक है फ़ौज पाकिस्तान मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो डिटेरेंट है उसका इल्म हमारे दुश्मन को बखूबी है कि ये डिटेरेंट बहुत संगीन नोयत का है। और फिर जो मिज़ाइल जो उसको कैरी कर सकते हैं उस डिटेरेंट को, उसके बारे में जिस आदमी का रोल था और वो आदमी आज हमें नहीं रहा। लेकिन इससे पहले कि हम तफसील में उस पर बात करें, मैं दो और ऐसे अफसोसनाक वाक़यात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पाक फ़ज़ाइया के जो साबिक़ एयर चीफ़ थे फ़ारूक फ़िरोज़ ख़ान साहब, वो भी इंतकाल कर गया इस्लामाबाद में। वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे। जी बिल्कुल, वो रहे कमेटी के सरबराह भी, और साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर हयात साहब। 40 साल पर फैला हुआ उनका पॉलिटिकल कैरियर। आप आज़ाद कश्मीर की सियासत की बात कर रहे हैं, उनका नाम ना आए ये कभी हो नहीं सकता। दो नाम, इतना बड़ा नाम है, सरदार अब्दुल कयूम खान और सरदार सिकंदर हयात, इसी तरह सरदार इब्राहिम और सरदार इब्राहिम। इसके बगैर आज़ाद कश्मीर की सियासत मुकम्मल नहीं आए जी। मुहसिन पाकिस्तान आखिरकार उसको मिट्टी के हवाले कर दिया गया। उसका क्या याद, आप दोनों मेरे राइट लेफ्ट पे जो बैठे हो, यू आर सीनियर और आपका तो इंटरेक्शन उनसे हुआ होगा। तो मैं तो एक छोटी सी उनके साथ है टॉक में शेयर करूंगा जब आप अपनी बात कह लेंगे। नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि मैं दो बातें करना चाहता हूँ कि 1974 में जब इंडिया ने धमाके किए, उसके बाद एक साल के बाद भुट्टो साहब ने एक साइंटिस्ट का और जो इंजीनियर्स थे उनका एक इजलास बुलाया कासम स्टेडियम मुल्तान में, और एक शामियाने के नीचे जिसके गिर्द कनाते नहीं थी ताकि ये गुफ्तगू कोई बग ना कर सके। ये हिस्टोरिकल वाक़या है, उनमें डॉक्टर कदीर भी थे। भुट्टो आस्क्स वन सिंगल क्वेश्चन, इज देयर एनी सन ऑफ द सॉइल हु कैन गिव मी अ न्यूक्लियर बॉम्ब? देयर वाज ए साइलेंस फॉर अबाउट ए मिनट एंड देन एक लहीम शहीम सा आदमी उठा जिसका नाम डॉक्टर कदीर खान था। He said, I can give you the nuclear bomb. This is how the story started. उसके बाद डॉक्टर कदीर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो डेडिकेशन है, उसके बारे में कोई कैसे बना इस पर तो छोड़ देना आप, लेकिन किस तरीके से उस शख्स ने स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैचेस, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन था, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब के हवाले से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एतबार से, इसके बाद इन्होंने कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की बुनियाद रखी और फिर देयर वाज नो टर्निंग बैक। और इसमें तो सिर्फ नहीं, मैं पीजे बिकॉज पीजे अपनी याददाश्तें मेरा उनके साथ कोई 4 दफ़ा इंटरेक्शन हुआ है, इंटरव्यूज़ किए उनसे फिर बैठ के बातें भी की। एक चीज़ मुझे बड़ी मुतासर की कि काश हमारे पास अगर पैसे होते तो मैं 2 टर्बाइन्स लगा लेता तो हमारे बिजली का भी मसला ठीक हो जाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की। देखिए, आपने बड़ी सही बात की है। एक न्यूक्लियर जो होते हैं आपने एक ही दफ़ा देखा है हिरोशिमा नागासाकी में, उसके बाद नहीं देखा। तो ये डेटरेंट है, बिल्कुल वेरी बिग डेटरेंट। एंड पर्टिकुलरली जो हमारे साथ ये जो बदमाश किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक डेटरेंट तो क्रिएट कर दिया है। और ये जो आपको बड़े बड़े दांत और कोल्ड स्टेलमेट और कोल्ड डिटेंट दिखा रहे थे, उससे इनको एक शट अप कॉल मिली। मैं समझता हूँ, और एक शट अप कॉल परमानेंट बेसिस पर, नॉट फॉर टुडे टुमारो डे आफ्टर, इट्स फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और एक देखें, हमें हमेशा एक सच्ची बात करनी चाहिए। आप यू नो एवरीथिंग ऑन इट कि जब अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि डॉक्टर कदीर को उठा के ले जाएं, तो सर जनरल मुशर्रफ खड़े हो गए थे, उन्होंने नहीं इनको जाने दिया। मेरे ख्याल से कथा कलामी कर रहा हूँ आपकी, 2 जर्नलों को आप ट्रिब्यूट पेश किए बगैर नहीं रह सकते। एक जब अफगान वॉर चली, उसके तहत जनरल ज़ियाउल हक ने
कितने झूठ बोले होंगे अमेरिकन के साथ, दैट आई डोंट नो, Yeah. बट ही नेवर लेट द प्रोग्राम स्टॉप फॉर ए सिंगल डे. Yes. एंड सेम इज जनरल मुशर्रफ, ही वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, द होल वर्ल्ड वाज अगेंस्ट अगर अस. आप जनरल्स की बात कर रहे हैं तो फिर एक छोटी सी बात मैं भी शेयर आपके साथ करना चाहूँगा. डॉक्टर साहब से मेरी एक मुलाकातें हुई बतौर सहाफ़ी के तौर पे. डॉक्टर साहब ने एक बड़ी मज़ेदार बात बताई कि जब इन्हें बुलाया गया बाहर से तो इन्हें F8 के एक छोटे से घर में ठहरा दिया गया और इनके पास अपनी कार भी नहीं इनको दी गई. ही डिडंट हैव द कार. तो इन्होंने कुछ पैसे खर्च करके कार अपनी ख़रीदी और वही कार चलाते रहे. और फिर काफ़ी अर्सा तक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है. लोगों को तैनात किया गया, लोग तैनात हो गए, लोगों ने भुट्टो साहब को ये तासर दिया सब कुछ अच्छा और हम ये कर देंगे. आखिरकार इन्होंने फिर एक लेटर लिखा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को. उस लेटर लिखने के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनको बुलाया और उस मीटिंग में गुलाम इसहाक़ साहब को बुलाया, वो फाइनेंस को डील कर रहे थे, और जनरल इम्तियाज़ जो गालिबन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे वो है. उस दिन ये फैसला हुआ कि आज के बाद अब ये सब कुछ जो है ये डॉक्टर. अच्छा खान साहब, आपने तो पर्सनली जो चीज़ें, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी और अगर वो मैं खत ना लिखता तो शायद मैं वापस चला जाता, क्योंकि कहते हैं मुझे बहुत ऑफर्स थी बैरून मुल्क प्रोफेसरशिप की कि मैं जाके दुनिया की हॉलैंड में ऑलरेडी काम कर रहे थे. अच्छा खान साहब, आप तीनों तो माशाल्लाह इतने सीनियर्स हैं कि आपने प्रैक्टिकली खुद देखा अपनी आंखों से, लेकिन मैं जिस चीज़ को प्रैक्टिकली मैंने देखा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, ऐसा इंसान जिसने कोहोटा जैसी जगह को सिलेक्ट किया एक, और फिर एक से पूरी लेबॉर्ट्री को बनाया और पूरा एक सिस्टम सेट किया जिसके तहत आज पाकिस्तान न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटी से इतना ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे है कि पूरी दुनिया में जिस क्वालिटी और जिस प्रिसीजन के साथ आपका मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, पूरी दुनिया में उस लेवल का कोई नहीं है. एक और दूसरी में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखें, पैसा हमारे से ज़्यादा अरब ममालिक कितने हैं? मुस्लिम दुनिया में सिर्फ वाहिद पाकिस्तान है. ये पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप दोनों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस प्रोग्राम को सपोर्ट करके पाकिस्तान को आज इस लेवल पे ले गए कि आज अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक कोई भी मुल्क पाकिस्तान क्रेडिट तो उस आदमी को जाता जो आया जिसको यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश की गई. अगर आप कदीर साहब की बिल्कुल ऐसे ही बात है, और जो उन्होंने लिखा है, जो उनके बारे में रिपोर्ट हुआ है, तो भगाने की पूरी कोशिश की गई. शुरू में हुआ है, शुरू में हुआ है के लोगों ने इसी आड़ में कि भुट्टो साहब हम आपको ये चीज़ फराहम कर देंगे, भुट्टो साहब हम आपको ये बना के दे देंगे. लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ये जो सारा काम था कंस्ट्रक्शन वगैरह का, ये मैंने अपने ज़िम्मे नहीं लिया. मैंने उनसे कहा कि जनरल इम्तियाज़ साहब से कि ये आप किसी फ़ौजी के ज़िम्मे लगाए, वही करे, और मैं सिर्फ आउटलाइन बता सकता हूँ कि मुझे ये इस किस्म की चीज़ें चाहिए. तो इसमें मतलब है कि जावेद और पीजे और बहुत इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज़ भी हैं इस सारी जद्दोजहद में. फुल टीम एफर्ट है. लेकिन जिस लीडरशिप क्वालिटी की देखें, हम जिस लीडरशिप क्वालिटी के साथ डॉक्टर कदीर ने क्या किया, पूरा सिस्टम को खड़ा किया. उनका दुख का अंदाजा तुम्हें पता है उनका दुख का अंदाजा क्या था? आखिरी दिनों में इतने दुखी थे वो कि वो बात करने को तैयार ही नहीं. लेकिन देखिए, दो तीन बातें जो हैं वो उनकी ज़ात के बारे में ज़रूर कहनी चाहिए. एक तो ये है कि हमें सिर्फ ये पता है कि उन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम बनाया है, लेकिन जो लोग होटल रिसर्च अच्छी तरह से जानते हैं, अद्वियात में, एग्रीकल्चर में, कॉटन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज का, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते. पर एक यील्ड जो है वो 10-10 गुना कर दी है उन्होंने. एक और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर कदीर के बारे में जो बात मेरे ख्याल से ज़रूर कही जानी चाहिए, एक तो ये लहीम शहीम होने के बावजूद वो बहुत मतलब डिटर्मिनेशन के साथ अपने मिशन के साथ वो चलते थे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1986 या 1987 के इब्तिदा में कुलदीप नैयर साहब इंडिया से तशरीफ़ लाए थे और वो उनका एक इंटरव्यू जो है उनकी मुलाकात हुई थी. तो शाम में एक पार्टी थी जिसमें डॉक्टर कदीर साहब ने कहा I have told the bloody Bania that we have a nuclear bomb. 1986, mindless. So he was such a committed person to his cause. और दूसरी बात यह है कि उनके साथ जो कुछ बाद में हुआ, एक it's a sad and tragic story. Correct. ये an attempt to appease the foreign masters and to undermine his personality. उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने अपना इमेज खुद से मस्त किया. उन्होंने अपनी इस तकलीफ का इजहार
एक अखबार में एक छोटे से क्लिप के साथ ज़रूर किया और उन्होंने पाकिस्तानी कौम से एक रिक्वेस्ट की, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को उस पर अमल करना चाहिए कि जिस लेवल की उनकी शख्सियत थी, काबिलियत थी और जो कंट्रीब्यूशन है जिसने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को नाकाबिल तस्खीर कर दिया, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान के हर शहर में, हर गांव में मेरी गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाए एक, और मेरे लिए आखिरत के सफ़र के लिए, आसानी के लिए दुआ की जाए। और तीसरी बात उन्होंने उस गम के साथ की जिसकी तरफ बुखारी साहब भी इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी तरफ हमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका गम उनके साथ था। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता जाऊँगा कि जो काम उन्होंने कर दिया है, जो काम कर दिया है, दुनिया की कोई ताकत, कोई हुक्मरान कोशिश करके भी अंडरमाइन नहीं कर सकते थे जिस तरह उन्होंने ये काम किया। एक चीज़ तो देखें ना, अंडरमाइन तो करते हैं, लेकिन आप हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारी स्टेट को भी आप देखो कि हमने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जिस तरह के दिस इज द पॉइंट। मेरा ख्याल है मैं ब्रेक ले लेता हूँ और फिर ब्रेक से वापस आके इस गुफ्तगू को हम जारी रखते हैं कि नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान का जो तस्वर है उसके हीरो के बारे में और क्या चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाज़ात। जब इंसान दुखी होता है तो उसका एहसास उसकी ज़िंदगी में भी होता है और उसके बाद भी होता है। आज जिस तरीके से उन्होंने, अब उसके ख़ानदान ने दुख का इजहार किया कि एक ऐसे फ्यूनरल को एक्सेप्ट नहीं किया जो फैसल मस्जिद में होना था, उसके बजाय एक आम कब्रिस्तान में दफन होना पसंद किया। ये भी उस दुख की एक शक्ल थी, इजहार थी उनकी दुख का। खान साहब, उनके दुख के इजहार के तो कई पहलू हैं। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में 2-3 बातों की क्लैरिफिकेशन कर दी। उसने कहा एक तो जो कुछ मैंने किया है ये मेरी वो कमिटमेंट थी कि मेरी कौम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहता तो खरबपति बन सकता था, मैं चाहता किसी भी मुल्क में जाके बेपनाह दौलत कमा सकता था, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं अपने मुल्क में रहूँ। और साथ उसने कहा कि मैं अपनी ही नहीं सिर्फ सफाई दे रहा, बल्कि मेरे साथ जिस टीम ने काम किया मैं उसका भी आपसे अहद करता हूँ और आपसे दावा करता हूँ कि उनमें से भी किसी ने कोई गलत काम नहीं किया। एक शख्स जो अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी क्लैरिफिकेशन दे गया हो, ये उनके नाम से बयान छपा हुआ है। और पीछे एक बात और है कि कोशिश की सरकार ने, गालिबन इमरान खान ने भी कहा कि हम इनको वहीं पे दफनाना चाहते हैं फैसल मस्जिद में, लेकिन दी फैमिली ने कहा जी ये उनकी वसीयत है, हम तो उनकी वसीयत के मुताबिक। देखें जी, अब वो जैसे कहते हैं ना कि नाउ ही बिलोंग्स टू द एजेस। अब ही इज हम भूलेंगे नहीं उनको। ही इज आइकॉनिक पर्सनालिटी है, बड़ा धीमा उर्दू बोलने वाले, भोपाल में पैदा होने वाला, उर्दू बोलने वाला, नस्तलीक ज़बान, बहुत नस्तलीक, धीमा बोलने वाला। कभी भी वो मैंने उनको तेज तुंद लहजे में बात करते हैं देखा। और सवाल कितना भी बड़ा आपने तलख कर लिया। मसलन जब ये इनके साथ ये वाक़या हुआ जो टेलीविज़न पे लाए गए, फिर बाद में उनके अंदर तलखी तो थी, लेकिन जब वो इजहार करते तो वो इतने ऐसा लगता था कि एक बहुत ही वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। लेकिन आज एक और भी बड़ी अफसोस है, सरदार सिकंदर हयात हमारे चले गए यहाँ से, जो कि अगेन जो हम बात कर रहे थे, आइकॉन। कश्मीर में जब भी बात आती है उनका नाम कभी आप अरेज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आज जो सिराजुल हक ने बात की है ना, वो कमाल की है। उन्होंने कहा वो सिर्फ पाकिस्तान के हीरो नहीं थे, वो इस्लामिक वर्ल्ड के हीरो थे, बिकॉज ही मेड वन इस्लामिक कंट्री न्यूक्लियर पावर, द ओनली, एंड दैट इज ए डिफेंस नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान बट ऑफ द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड। माइंडेड व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, मैं दो बातें करना चाहूँगा इस हवाले से। पहली बात यह है, जो इफ्तिखार साहब आप बात कर रहे थे ना, आप किसी की कंट्रीब्यूशन जिसको एक शख्स नहीं पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती हो, उसके किरदार को और उसकी शख्सियत को आप चाहे स्टेट हो चाहे इंडिविजुअल्स हो कितना भी अंडरमाइन कर लें, उसको कर नहीं सकते। हाँ, ये सबूत इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी पाकिस्तान के लिए, और जो सिराजुल हक वाली बात है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, वो रहती दुनिया तक उनको कोई भुला नहीं सकता। पाकिस्तान ये वही न्यूक्लियर स्टेट है ना। अमेरिका पिछले 20 साल से जोर लगाकर बैठ गया कि इसको किसी तरीके से डी न्यूक्लियराइज कर लिया जाए। चाहे उन्होंने
लैंडिंग की बात की है कि फोर्सेस लैंड करके किया जाए, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को कंट्रोल एयर अटैक्स की कोशिश भी होता है, रिसर्च लेबोरेटरीज के ऊपर 3 टाइम्स लेकिन जो डॉक्टर कदीर खान, अल्लाह उनका आखिरत का सफर आसान करे, आमीन। जो इस कौम पर एहसान कर गए, जो मुसलमानों पर एहसान कर गए, इसका कोई निमल बदल नहीं है। दुनिया को एक खौफ तो है ना कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कहीं खान शेयर न साहब, करने की खान साहब, मैं हम पर इल्जाम नहीं historically- लगे कि ईरान चली गई, एक हम पर इल्जाम सेकंड, नहीं लगेगा एक कि ओमान सेकंड, चली गई। एक सेकंड, किंग अब्दुल्ला, एक सेकंड, आप सब इस चीज के विटनेस हैं। किंग अब्दुल्ला मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान आए और जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए उस वक्त किया, किंग अब्दुल्ला ने, मरहूम ने, जो फौत हो गए, मुझे बताएं थोड़ा तो वो उस चीज को कोई डिनाई कर नहीं, सकता है? मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, मेरा ख्याल है आप 1974 की इस्लामिक समिट इन पाकिस्तान भूल गए। Correct. और जो किंग फैसल का रोल था इसमें, हाँ। खान साहब आप और मैं उसमें रिपोर्ट कर रहे थे मामले को, उन्होंने कहा सैक्स ऑफ डॉलर्स। अगर आपको वो 13 मुल्कों का दौरा याद हो 2 दिन में भुट्टो साहब का, ही केम बैक इन C-130 विद सैक्स ऑफ डॉलर्स। और किंग अब्दुल्ला ने इसलिए क्या मैंने कहा कहा, था कि आप अपने न्यूक्लियर और मिसाइल सिस्टम को किसी तरीके से भी स्लो मत होने दे, जितना जी, पैसा जी, चाहिए if- सऊदी if- अरब देगा। if- इफ आई मे ऐड, था, यस, मुझे चाहिए अभी। You are right. ये Agree बहुत है। बड़ी बात आप कह रहे हो बहुत- कि ये जो बात आप कह रहे हो कि मुझे अभी चाहिए, Yeah. ऐसे लोग जो बहुत कम पैदा होते हैं, ऐसे सपूत कहां से लाएंगे भुट्टो आप, कहां से लाएंगे फैसल आप, कहां से लाएंगे डॉक्टर अब्दुल्ला। कदीर आप, कहाँ से लाएंगे डॉक्टर कदीर जैसे आदमी? अगर आप ये सारी कहानी पढ़े ना डॉक्टर अगर कदीर एक टाइम लाइन के अंदर तो आप हैरान हो जाएंगे कौन कैसे बंदा ये मुमकिन हॉलैंड में हुआ? बैठा है, एक्सेप्शन। एम्बेसडर के जरिए बेल्जियम, जिसको बेल्जियम। अप्रोच किया, बेल्जियम में, हॉलैंड से तो पड़े थे। देखें उनके कलीग्स, में नाम लेना नहीं चाहता हूं यहाँ, उन्होंने डॉक्टर कोशिश समर किया मुबारक। कि इनको इनके टाइटल से डिप्राइव किया जाए, इनके क्रेडिट से डिप्राइव किया जाए, बड़े थे। दावेदार भी। हिस्ट्री नेवर कोई नहीं कर सकता। Well, मेरा ख्याल है कि आज के इस सेगमेंट का जो को जब हम ख़त्म करें तो ये ज़रूर कहें कि रमिया उनकी बख्शिश कर, उनके दर्जात को आमीन। बुलंद कर, उनके दुनियावी गुनाहों को माफ़ कर, और वो जो हमारे पे एहसान कर गए हैं 22 करोड़ के मुसलमानों पे, अवाम पे, ये एक एहसान है और ये सदका जारी है उनका कि आज हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। दुश्मन को भी पता है कि ये जो चीज़ है आम चीज़ नहीं है, और फिर बाद के साइंसदानों ने और उसके बाद आने वाले लोगों ने जो उसको और डेवलप किया है, जिसको और इम्प्रूव किया हो सारी टेक्नोलॉजी को, उन लोगों को भी हम इस्लाम में अकीदत पेश करते हैं, उनकी सरदार खराज तहसीन सरदार पेश साहब को करते हैं। भी याद कर ले सर। जी, सरदार सिकंदर हयात। सरदार सिकंदर याद के बारे में सर हम ये जानते हैं ना कि जी एक लंबे अरसे के लिए वो सियासत में रहे, आज़ाद कश्मीर की है प्रेसिडेंट रहे, वहाँ पे वाइस 2 दफ़ा प्राइम He was a popular leader in Very Amman popular. Kashmir. और फिर एक देखे ना वो भी एक छोटे से इलाके से शुरू हुए, 62 का इलेक्शन पहले आए, वहाँ से इलेक्शन लड़ते लड़ते आगे आए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गए, उनकी जो बेहतरीन जो थी पोजीशन वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थी, बहरहाल एक स्टेज पे आकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उन्होंने छोड़ी। उनका एक रोल है, जैसे आपने रोल बिजली से में कहा ज़्यादा- ये 3 सरदारों का, सरदार कयूम, सरदार सिकंदर याद और सरदार इब्राहिम, इनका एक रोल है। अब दुख की बात जो है वो ये है कि, और अभी हम एक तस्करा कर रहे थे उसका अपना एक वाइस का, कि उसके बारे में कह रहे थे कि वाइस चीफ एयर चीफ मार्शल। अब देखिए ना मसला है कि वक्त के साथ साथ ये लोग जा रहे हैं, खला पैदा हो रहा है। कौन लोग? ये- खान ये- साहब ये- इधर ऐड ये- कर ये दें अच्छे लोग। कि ऐसे अच्छे अच्छे लोग, लोग। नफीस लोग, ऑनेस्ट और लोग, ये लोग जो जिस फील्ड में भी थे, मतलब ये एक आदमी फौज में था, एक आदमी साइंसदान है और एक आदमी पॉलिटिक्स में, में। हम तीनों की तारीफ कर एक रहे हैं। एस्पेक्ट जो रह गया है डॉक्टर कदीर का, वो ये है कि चैरिटेबल काम जो उनके हैं, जो डॉक्टर कदीर हॉस्पिटल है, जो उनके कॉलेजेस और उनके स्कूल्स और गर्ल्स कॉलेजेस हैं, वो एक सदका जारिया अलग है। बिल्कुल ठीक। यानी उन्होंने एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए भी उनका कंट्रीब्यूशन किसी से कम नहीं। देखिए सरदार सिकंदर हयात के लिए मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, जिनकी शराफत, ऑनेस्टी के साथ, जिन्होंने पूरा वक्त अपनी जिंदगी सियासत के लिए डेडिकेट दी। बहुत कम सियासतदान हैं जो ईमानदारी के साथ, शराफत के साथ और रख रखाव के साथ सियासत। बहरहाल ये दुख की बात है कि ऐसे लोग जा रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि इनकी रिप्लेसमेंट मुमकिन है या नहीं है। वैसे कहा तो ये जाता है कि ये जो लोग दफन हैं कब्रों में, ये अपने वक्त के बड़े तीर मास खान थे और बाद में इसके से बड़े 30 मास खान पैदा हुए, ये कहा जाता है। लेकिन मैं पता नहीं क्यों महसूस करता हूँ कि मुझे तो फिल वक्त इमीडिएटली इन लोगों की कोई फौरी रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आती है। पीछे आज साबिक चीफ
फ़ारूक फ़िरोज़ ख़ान का भी इंतकाल हुआ है। तो आप जानते हैं कि वो बड़े एक अहम ओहदे पर फाइज रहे हैं। ये एक तो आज बताएं कि देखें 3 स्टेट फ्यूनरल्स हैं आज। जिस तरह हम डॉक्टर साहब की बात की, सरदार सिकंदर हयात प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर। ये जो हमारे एयर चीफ मार्शल थे, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर द फर्स्ट जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द फर्स्ट फ्रॉम एयर फोर्स, from Air Force. That's a fact. Yes. and you know First and the last so first far. and the last so far. और जिसने 1965 और 71 की जंग में हिस्सा खुद लिया। पार्टिसिपेट अच्छा, किया। अब किसी शायर ने खूब कहा था ना कि मरने वाले तुझे रोएगा जमाना बरसों। लेकिन ये हमारी वो मैं जो इफ्तिखार वो से वाली याद आई बात थी है ना, जनरल अयूब को जब निकाला था तो ट्रकों के पीछे तेरे जाने के बाद तेरी रोते याद हैं, आई। खान साहब जो आप बात करते हैं ना, सिर्फ एक बात देखें, ये आने वाली जनरेशंस को इससे सबक सीखना भाई आने वाली जनरेशन को पहले बताओ तो सही कि तीनों लोग कौन थे। शायद कोई आ जाए मैं तो इंशाल्लाह। कहता हूँ आने वाले जनरेशन को पढ़ाया जाए, नहीं, बताया जाए कदीर कौन था, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, सरदार सिकंदर का कंट्रीब्यूशन क्या है, कि अपना फारूक फ़िरोज़ ख़ान का कंट्रीब्यूशन क्या है। 4-4 लाइनें इनको बच्चों को पढ़ाओगे, पता लगेगा तो फिर उनको एहसास होगा ना कि उन्होंने इस किस्म के कोई किरदार अदा करने हैं। मुझे चंगा ब्रेक पे जाने के लिए कहा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वात नज़रात। तालिबान और अमेरिका, तालिबान का दाइश से मुकाबले के लिए अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने साफ कह दिया कि हम नहीं करेंगे। और सुहेल शाहीन ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम दाइश का मुकाबला करने के लिए आपका साथ दें, हमारे में सलाहियत है, हम दाइश से खुद निबड़ लेंगे। अब बताइए बुखारी साहब, ये जो इस टेबल पे इतनी बातें आप करते रहे, ये तो शुरू हो गया। उन्होंने कहा हम जाने और दाइश जाने। आज मैं ना मुबारकबाद देना चाहता हूँ तालिबान लीडरशिप को, जिन्होंने अमेरिकन एम्पीरियलिज्म के सामने इतनी जुर्रत के साथ ये कहा कि वी डोंट वांट टू नो यू हु यू आर, वी विल डील आवर एनिमीज आवरसेल्व्स। ये बड़ी जुर्रत की बात है, ख़ास तौर से एक ऐसी सूरत हाल में जब उसका मुल्क इस वक्त हर तरफ से इमदाद की तवक्को रख रहा है, हर तरफ से ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहा है। उन्होंने अमेरिका को ये कहा कि एक मिसाल बना दी है मुस्लिम मुमालिक के लिए कि खुदा के वास्ते अपने फैसले खुद करने सीख लें, अगर आपने सर्वाइव करना है तो। ये थेरेटिकली बड़ी अच्छी बात है, लेकिन टू उर्दू में कह देता हूँ कि जो अगर आपने पंगा ऐसे मुल्कों से लेना है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। द थिंग इज़ कि जो जिस बात पे वो यहाँ खित्ते में आए थे वो दहशतगर्दी और टेररिज्म पे आए थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जिन लीडर्स ने अमेरिका का कहना नहीं माना न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, वो पंगा करते रहे अमेरिका से। न्यूक्लियर की बात नहीं हो रही है ना, नेशनलिज्म, न्यूक्लियर की बात नहीं हो रही, वो बात हो रही है दाइश के हवाले से। आई एग्री विद यू, उसकी वजह लेकिन अगर वो उनको कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे आपके साथ मिलकर ये काम, देखो सर, उसकी वजह अभी दाइश ने उसकी वजह पे तो आप जाए ना, तो उन्होंने काबुल में मार दिए। उसकी वजह सॉरी, काबुल कह रहा हूँ, कंदूज में मार दिए। खान साहब उसकी वजह पे जाएं। दाइश उधर 2014 से शिया मुस्लिम के खिलाफ एक्शन कर रही है। अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही, कहां से अच्छा कर रही है? तालिबान ने उनसे क्या कहा होगा? उन्होंने कहा जनाब आपकी पपेट हुकूमत इधर मौजूद थी, आपकी फोर्सेस इधर मौजूद थी, आपके वेपनरी एयर स्ट्राइक हर चीज आपके पास मौजूद थी, तब आप खत्म नहीं कर सके। आज हमें सपोर्ट के लिए कह रहे हैं। जावेद की बात मैंने मान ली कि ये दाइश तो पैदा ही उन्होंने की जो साबिक हुक्मरान थे, ठीक। अब क्या करें, उनको चलने दें दाइश को वहां पे? नो, हाँ देखिए, अगर आपने ये रवैया अख्तियार किया, हमने कर लिया, हमने कह दिया कि हमने आपको नहीं करेंगे ना, मिलकर नहीं रिजॉल्व करते, ये आइसोलेशन में जाएंगे। मैं आपको बता ये आप कह रहे हैं, पर ये नहीं मानना। अच्छा एक सेकंड, एंटायर वर्ल्ड तो पीछे उनको नहीं पता उन्होंने आइसोलेशन में जाना है। इवन ये जो ये आपके एशियन स्टेट्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अब ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। यू रियली थिंक कि इस बातों के साथ वो रिकॉग्निशन को मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। माय पॉइंट इज, अगर अमेरिका की डिक्टेशन लेने का मतलब सर्वाइवल है तो इससे बेहतर है कि गर्क हो जाए। और उसमें एक इसकी वजह है, उसकी वजह ये है, एक सेकंड मैं आपको वजह बता, मुझे सिर्फ एक सवाल करना है।
दाइश को आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं No. करते। बस ठीक है जी। अच्छा, आप- वजह नहीं, उसकी नहीं, क्या है? मैं वजह क्यों नहीं समझो। करता? इसलिए कि पैदा खुद अमेरिका ने किया था इसको। अमेरिका ने पैदा किया और तो आपको तालिबान क्या के खत्म खिलाफ करना चाहते हैं तो ओ, खान साहब, कहते 2 हैं दिन अमेरिका अमेरिका ने पहले वहां- एक सेकंड, अमेरिका ने अफगानिस्तान में दाइश को लॉन्च किया अपने 2 हेलीकॉप्टर दिन से। पहले ना, अब वो दाइश कह रहे ने हैं इसको तालिबान खत्म के करो। खिलाफ खत्म कर दो, आप मानते नहीं। वो कौन होते हैं डिक्टेट वो करने कह वाले? रहे हैं, खुद हम करेंगे खुद अपना action काम। करेंगे। टेंशन की नहीं है। एक तरफ तो यार उनसे पैसे मांग रहे हो, एक तो उनसे पैसे, दवाइयां मांग रहे अपने हो। पैसे बात मांगने में सुनो, क्या अपने- गलती है? अपने पैसे सुनो, दवाइयां भी अपनी मांग रहे हो। आपने उनके दवाइयां 9 अपनी अरब मांग रहे हो। डॉलर ओ रोक भाई, लिए। दवाइयां अपनी मांग रहे हो। वो नहीं मांग रहे, मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मांगे, हमारे कोविड के लिए मांग रहे खान हैं। साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे सेंट्रल बैंक के 2 पैसे आपने की रोके बात हुए, खत्म पैसे होगी रोके। ना। मैं दवाइयों की बात कर रहा हूं। तो वो पैसे मैं उन्होंने समझ क्या रहा हूं। करने हैं? नो नो, पैसे दवाइयों उन्होंने के बारे में आप कह रहे हैं हमें दवाइयां दीजिए। खान मुफ्त। साहब, वो तीन एक चीजों मुफ्त के चीज लिए। मांगते हो। खान एक साहब, तरफ वो उनके तीन- साथ ताउन जवेद, करने को तैयार खान नहीं हो। साहब, वो तीन या चीजों। इकॉनमी तीन- किस कोई जगह बात है नहीं। इकॉनमी? यार, ओ कुछ भाई, नहीं है। One ओ at भाई a time साहब, would be ईरान better. सर्वाइव ये नहीं बात किया करें। किया मर्ग बार अमेरिका कह के। देखें क्या कर लिया उसका एज ए नेशन? देखें क्या यार, वो एक ऐसी नेशन बेचारी जो बिल्कुल आइसोलेट होकर पड़ी है। पड़ी है। आप चाहते हैं अफगानिस्तान भी आइसोलेट हो जाए? आपकी मर्जी ये है। तो कोई बात नहीं है। देखिए, अमेरिका कोई ये- isolation ये- नहीं है। बिल्कुल That's no isolation। कोई isolation. isolation They have नहीं। ओके भाई, मानता। तो फिर ये दोहा क्या करने गए थे बात करने के लिए? क्या करने गए थे? दोहो मुझे अपने बताएं। पैसों के लिए गए कौन से थे। पैसे? उन्होंने उनकी डिमांड तो देंगे, सुन लें। वो देंगे। पीजे उस मीटिंग में उनकी डिमांड क्या थी? कि हमारे पैसे रिलीज करें, इसलिए कि हमने 13 लाख लोग जो आपकी जंग की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं, उनको हमने घरों में एडजस्ट करना है। एक हमारे लोगों के लिए हमने फूड अरेंज करनी है, हमने यार, अपने लोगों देखें, के लिए ये दवाइयां rhetoric- अरेंज ये करनी है। रेटरिक रिपीटेटिव है। देखें 79 में अमेरिका ने ईरान के साथ क्या किया था? उसके सारे हर चीज फ्रीज कर दी थी। तो क्या हुआ? ठीक है। Did they survive or not? नो सर्वाइवल का मतलब पेट्रोल था, सर, तेल पेट्रोल था। इकोनॉमी थी, उसकी वो थी। उनकी रिफाइनरी चल रही थी एक जमाने Correct. में। आज भी वो एक चल मिनट रहे हैं यार, ना। correct। फिर हम काहे के लिए कहते थे कि अमेरिका यहाँ से तशरीफ ले जाए, फिर उसको रहने देना कहाँ से? चाहिए था वहां पर। नहीं। कौन? हम अमेरिका के खिलाफ हैं। अमेरिका की जो ये एक्सपेंशनिज्म है उसके खिलाफ हैं। अमेरिका के उस रवैये के खिलाफ हैं जिसमें आप लोग इस्तेमाल हुए। आपने अपने आप को पेश किया कि हम हाजिर हैं, हमने हम पेश रूसियों नहीं को किया। मारने के लिए हम हाजिर हैं। आप हीरो बन गए। अब वही शख्स जिसने आपको हीरो बनाया आपसे कह रहा है कि एक और चीज डेवलप हो रही है इस खिते में दाइश के नाम पर, आओ उससे ज्वाइंटली अमेरिका इज नोबडी टू से इट बिकॉज़ अमेरिका उसको वहां जब पैदा वो करने का खुद बायस है। कहते हैं, हम अपने मसाइल का हल खुद कर लेंगे। दाइश उनकी पहले दुश्मन है क्या अमेरिका की? यार बात सुनो। तालिबान की सबसे पहले दाइश दुश्मन है वो। अमन की दुश्मन है, खा भी अफगानिस्तान में हो, Correct. खा पाकिस्तान में हो, खा अमेरिका के लिए हो। लेकिन अमेरिका कंडीशनलाइज सपोर्ट अच्छा, देना मुझे चाह एक रहा बात- है, मुझे जावेद एक सिर्फ बात दाइश बताओ। के लिए नहीं जावेद, देना मुझे चाह एक रहा। बात बताओ, 9/11 के बाद एक मुतालबा था कि ये आदमी हमारे हवाले कर दो, एक आदमी के बारे में। हकीकत यही है ना? बिल्कुल तो ऐसे फिर ही। क्या हुआ था? क्या हुआ था फिर? आप बताओ। उन्होंने जंग लड़ी, जंग लड़ी ना? अपनी कितने साल? इज्जत के लिए लड़ी। ओह, कितने साल? 20 साल लड़ी हाँ, जंग। तो देख लो। तो 20 साल बाद सब अमेरिका तबाह का कर क्या दिया। हुआ? उसके जानना पड़ा, प्रेसिडेंट कुछ की भी नहीं स्टेटमेंट हुआ। ले लें, मैंने पूरी इस दुनिया की प्रोग्राम में स्टेटमेंट कहा- ले मैंने लें। इस इससे प्रोग्राम में बड़ी कहा कि डिफीट अमेरिका क्या का- हो सकती है? अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ा। अमेरिका ने रूस No, को no, भी no, no, ओ बस कर दें अमेरिका खान ने- साहब, अमेरिका ने अमेरिकन रूस को मीडिया आप रोके उठा रखा, लें, चाइना को वेस्टर्न रोके मीडिया रखा, उठा लें, सर्कुलेशन स्टेट को रोके रखा, आप वेस्टर्न गर्म पानी मीडिया से को खाने उठा नहीं लें। दिया। तो आप आज रखो क्या है? तो आज क्या क्या है? है? आज क्या है? वेस्टर्न मीडिया को आप अमेरिका उठा के देख शर्मनाक लें। तरीके से यहाँ से बात कर गया रहे है। हैं। बात हो रही है It's कि a दाइश shameful के defeat for हवाले से America. आप कहते No हैं कि जो doubts. मुतालबा था अमेरिका का वो तालिबान ने मुस्तरद कर दिया। बहुत अच्छा किया, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक और किया। मैं कहता हूँ उन्होंने गलत किया। जी, इफ्तिखार देखें, हम तालिबान को क्या कहा, पूरी दुनिया ने कहा कि भाई आप रिवाइज अपने आप को करो, रिव्यू करो। तुम पुराने तालिबान नहीं हो, नए तालिबान हो, नई सोच आ रही है एंड यू नो डू बेटर कि भाई औरतों का कर दो, यू नो वो काम कर सके, बच्चियों की तालीम। आप, जो you know, doable है वो कर रहे हैं। हाँ सुने नहीं कर रहे सर। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री They are आज doing देखें, it. रात को बीबीसी repeat तो होगी। एंटी ठीक है, बेसिकली कंडीशनलाइज कराना चाहते हैं, फोर्स करके करवाना चाहते हैं। लिसन, अब अगर हम उनको कह रहे हैं तुम ये करो और अगर दूसरी साइड कह रही है कि तुम दहशतगर्दी को खत्म करो, व्हाट्स रॉन्ग? ओके ठीक है, आप Three, एक सेकंड, मेरा they point। have defeated three Just one second. superpowers. ना जस्ट They will defeat जस्ट Daesh वन also. सेकंड, बिल्कुल ठीक They है। will defeat एक Daesh सेकंड, also. मैं अब आप एक आते हैं, सेकंड, you have got it now. मैं आपकी They बात मान defeated Britain, मैं they आपकी defeated बात- Russia, एक सेकंड। they defeated एक America. सेकंड। जावेद ठीक आप कह रहे हो। जो आपके बात में वजन मुझे लगता है महसूस होता है कि दाइश के खिलाफ अमेरिका को अफगानिस्तान के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैंने ब्रेक पे जाना है। ख्वाजा साहब मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।
मरतबा ख्वातीन हज़रात, आज फिर हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। आलमी बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इस खदशे का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान की सूरत हाल महंगाई के हवाले से ये ख़राब और हो सकती है और रवां माली साल में महंगाई की शरह 9% हो सकती है। तो ये कैसी सूरत हाल है बुखारी साहब, इसको देखिए। भाई साहब, मैं तो ये फिगर्स देख के जो आपने मुझे सुपुर्द किए हैं मेरे, कि पाकिस्तान में 9% इज द हाईएस्ट इन द रीजन। जरा बाकियों का सुन लें। नेपाल में 6% है, मालदीव में 3.6 है, और इंडिया में 5.5 है, और बांग्लादेश में 4.8 है। हमारी क्या नसीब फूट गए हैं जो हमारे यहाँ 9% ये है। क्या हो रहा है हमारे साथ? ये देखें, इस फिस्कल ईयर में 3.4%, पिछले साल अगर आप देख लें पिछले फिस्कल ईयर में 3.9%। अब वर्ल्ड बैंक कहता है आप 4% पे आ सकते हैं प्रोवाइडेड बिजली की नेट प्रोवाइडेड व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस दे गिव। दिस इज हाउ दे पहले तो हमारी जान आईएमएफ की कंडीशनलिटीज नहीं छोड़ रही, ऊपर से अब वर्ल्ड बैंक भी आ गया है। बस हमारी फेट तो डिसाइड करेंगे वो। अभी ये है पाकिस्तान का डायलेमा। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, नफीसा ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की है। नफीसा शाह मेंबर पार्लियामेंट है, उसने कहा ये जो आप IMF से मुआहदा कर रहे हो इनकी बातें ही मानने का, इसको जरा पार्लियामेंट में भी तो लेके आओ ना कि बिजली के निर्ख कितने बढ़ाना चाहते हो, ये जायज़ मुतालबा है या नहीं है? उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है, मैं दो बातें करूंगा। एक तो मैं आपसे थोड़े से फिगर और एक आम बात यह है कि IMF के साथ अब इनकी मीटिंग्स चल रही हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ 6 अरब डॉलर का इन्होंने एक्सचेंज करना है उसे लोन, और उसके साथ इतनी ज़्यादा कंडीशंस आ गई हैं जिसमें सर्कुलर डेट, वो कहते हैं आपका बिजली का बढ़ता जा रहा है इसलिए आपको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। एक तो बढ़ा रहे हैं ना, हम इनकार तो नहीं कर रहे, करनी पड़ेगी ना। दूसरा, आपने टोटल अपना जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन थी वो 59-30 बिलियन की टारगेट किया था, उसको वो कह रहे हैं हम 6300 अरब पे ले जाए। एक फिर तीसरी बात, नहीं करोगे, मैं आ रहा हूँ सारा करोगे ये नहीं करोगे? हाँ या ना जवाब दो। हमें करना पड़ेगा, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं। महंगाई है, उन्होंने क्या है कि आगे महंगाई है। महंगाई क्यों होगी मैं उसकी रीजन बता रहा हूँ। पॉइंट ऑफ सेल पे उन्होंने कहा आप पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है लोगों को समझ रिटेलर मार्केट, जिसे रिटेलर दुकानदार, हाँ। आम दुकानदार से आप टैक्स कलेक्शन करें, कैसे उसका तरीकाकार भी उसका वो सिस्टम वजह कर रहे हैं, सिस्टम लगा रहे हैं, वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात बहुत पुरानी है। ये वो फिक्र है खान साहब जो मैं समझता हूं ना आपके कंसर्न की है ना मेरे कंसर्न की है। दो चीजें कंसर्न की हैं आम आदमी की, 80% कौम की, कि उसने अपना घर कैसे चलाना है, दूसरा ऐसे तो चलता रहता नहीं आता मुझे, और गवर्नेंस। दो चीजों का उसे डायरेक्ट असरात आते हैं। दो जो एक आदमी को ख्वाबों की दुनिया से बाहर आएंगे कि नहीं, मैं नहीं आना चाहता, इसलिए कि मेरे 80% लोगों का कंसर्न ही तो ख्वाबों की जिंदगी उनको ना IMF की रिपोर्ट से कर्ज है, ना उनको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से कर्ज है, ना उनको शौकत तरीन की स्टेटमेंट पे कंसर्न है। मुझे यूं लगता है शौकत तरीन को एक कौम काफी देर याद रखेगी या रोएगी। मैं जावेद आपसे इत्तेफाक करता हूँ, उनको इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जावेद जितने खौफनाक पिक्चर जावेद पेंट कर रहा है कि बिजली के निर्ख भी बढ़ जाएंगे और जो पॉइंट ऑफ सेल्स है उसकी भी तादाद बढ़ेगी, उनको भी क्या पैसे दो, तो फिर नुकसान तो आवाम पे होगा, महंगाई तो आवाम पे जाएगी ना, तो क्या करें फिर? देखिए, हम इतने क्रिटिकल भी ना हो। IMF ने बताया है कि हमारे जो नेगेटिव प्रेशर्स हैं, अफ़गानिस्तान का जो सिचुएशन है इसके ऊपर दे आर कीपिंग, और पर्टिकुलरली कोविड-19, ये जो कोविड-19 वी आर इंप्रूविंग नाउ, एवरी डे वी आर माशाल्लाह अब तो ऑलमोस्ट जीरो पे आ इट्स गए। नॉट ओवरनाइट इंप्रूवमेंट, इट विल टेक टाइम, इट इज नॉट ओवरनाइट। अच्छा ये तो होगी ना, आप उनकी फेवर में बात करें, नहीं, मैं ये जो फेवर महंगाई जो आएगी उसका क्या करें, मुझे इतना समझा दो। यू हैव टू टैकल इट। कैसे? आप मार्केट में उसको टैकल करो, बिजली कम इस्तेमाल करें, नहीं, खाना कम, वही हुआ। अच्छा थैंक यू। दो मुझे चीजें याद है, नहीं मुझे वो गंडापुर क्या नाम है, गंडापुर है नाम याद आ गया, यार अमीन में अमीन गंडा वो मुझे याद आ गया। उसने कहा कि रोटी कम खाओ और चीनी कम इस्तेमाल करो, यू विल टैकल इट। उन्होंने क्या आप चाहते ऐसे टैकल करें? उन्होंने इन कंपैरिजन कहा कि 8.2% है इंडिया का, वो इसलिए है कि महंगाई उनका 5.8 है, और नहीं, उनके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, उनके नहीं, अंदर what about इन्वेस्टमेंट आ रही है। किसकी? देखो नेपाल 3.6, मालदीव 2.5। सर इट्स अ स्मॉल कंट्री, just 6%। जो हमारी स्मॉल कंट्री, यू कांट कंपेयर वही ये कंपैरिजन क्या है स्मॉल कंट्री और बड़ी कंट्री का? बल्कि बड़े मुल्कों में तो पैदावार अमल ज्यादा होता है। इकोनॉमी पे आप गेज करोगे, आप पाकिस्तान पे ये गलत गेज कर रहे हैं फिर वो। कौन? यस, इट इज आम आदमी ये चाहता है
आम आदमी ये चाहता है कि इस उसका मुल्क घर में चले। उसके उसके लिए रहने के लिए आसानी हो, वो बाजार में जाए, उसे रिलीफ चाहिए भाई। उसको रिलीफ चाहिए एक, और दूसरा उसे सिस्टम चाहिए जहां से उसके लिए रिलीफ मिले। अच्छा, अगर आप व्हाट इज योर सोल्यूशन? मेरा सोल्यूशन, हाँ बिल्कुल सही बात की। पहली बात टाइम क्या होनी कम है चाहिए? हमारे पास। बिल्कुल, पहली बात इस हुकूमत को क्या करनी चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान की अवाम को हकीकी पिक्चर दे, सुहाने ख्वाब ना दिखाए। नंबर 2, आप जिस जीडीपी की आप बात कर रहे हो उस पर काम करके हुकूमत उनको एलिवेट करे। जो 3 साल से आपने जीडीपी को 3% से नीचे लेके माइनस में गए, गई। अगर आप प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो रोजगार गया। नहीं बढ़ाएंगे, आप इनकी रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे, इनकम नहीं बढ़ाएंगे, तो वो महंगाई को कैसे टैकल करेंगे? आई जस्ट वांट टू ऐड ओनली वन थिंग। हमने सी पैक से जो तवक्को लगाई थी इस प्रोजेक्ट को डिले करके वो सारी जमी बोस हो गई हैं। अगर उसके ऊपर ठीक से अमल होता तो ये बेकार लोगों को जॉब मिल चुके होते और हमारी हालत बेहतर और होती। तीसरी आखिरी चीज, देखिए, मैं आपको सिर्फ Last बताऊं, word from PJ। ये सारा मसला ठीक हो गया क्योंकि इन्होंने जो सजेशन दी है, प्लीज हायर हिम, सो एटलीस्ट हमारे मसले तो ठीक होने जाके। मैं इनसे बेहतर काम करूंगा, इनसे मेरा बेहतर ख्याल है, काम करूंगा। ये आज- फिगर्स की आज- बजाय आज- आम आदमी की सोच के मुताबिक जब आप पॉलिसी बनाएंगे, अपनी गवर्नेंस ठीक करेंगे, तो रिलीफ ऑटोमेटिकली आएगा। ये यहाँ पे डिबेट जब भी महंगाई की हुई है तो जावेद का एक पॉइंट बड़ा सॉलिड है जिसको हम संजीदगी से नहीं लेते क्योंकि हम इतने इक्तिसादियात के माहिर नहीं हैं। वो कहता है कि गवर्नेंस को ठीक करो, अपने आप गरीब को आदमी है देखो, ना, ये आम आदमी मिडिल मैन है। अपने ये आप- देखे ना, ये अशराफिया जो बैठी है वो कहते हैं मसला ही नहीं है। There is no महंगाई। अपने आप को देखो, अपने मामलात को ठीक करो, टैक्स को प्रॉपर्ली कलेक्ट करो, टैक्स कलेक्शन की जो अथॉरिटी है उसको कहो कि अपने तस्मे कसले में तस्मे ही में कस ले। ख़ुद ये तो मामला बिगड़ता जा रहा है। जिस किस्म की महंगाई मुझे नज़र आ रही है ये तो हम सबको मायूस ना हो। लेकिन आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।